हेलो, हाउ आर यू भाई? कैसे हैं आप सभी? मस्त, स्वस्थ और बिंदास। प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स में हम पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मैं कक्षा 10वीं कोर्स बी पढ़ने वाले बच्चों से बात कर रही हूं। उनका ध्यान यहां पर केंद्रित करना चाहती हूं क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं पार्ट 6 पर, जो कविता आपको बहुत पसंद आई थी। आई नो कि जब ऑनलाइन क्लास हमारी हुई थी तो उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इससे किए थे। तो आज फिर हम इस कविता को समझने के लिए आ चुके हैं। नाम है कर चले हम फिदा, लिखी है कैफी आजमी जी ने। अब ये कविता है या गीत है? बिल्कुल आपका प्रश्न सही है। तो एक कविता पहले थी और उसके बाद फिल्म हकीकत में ये गीत, देशभक्ति गीत उभर कर सामने आ गई। तो कैफी आजमी जी का ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध है। देशभक्ति से संबंधित या राष्ट्र के जो भी त्योहार होते हैं, राष्ट्रीय त्योहार, उनमें ये बजाई जाती है, सुना होगा आपने। तो इस कविता को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक एक पंक्ति का अर्थ समझने वाले हैं, ताकि कोई भी पंक्ति यदि आपसे परीक्षा में पूछ ली जाए तो आप हर एक पंक्ति का इतने अच्छे से उत्तर दे सके, इतने अच्छे से भावार्थ लिख सके कि पढ़ने वाला या जो एवेल्यूएटर होंगे या जांचकर्ता होंगे वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको रहना है यहीं पर। जी हाँ, फिजिकली तो आप रहेंगे, साथ ही साथ आपको मेंटली भी पूरी तरह से यहाँ फोकस्ड रहना है, ताकि कोई भी शब्द, कोई भी पंक्ति, कोई भी पद्यांश आपसे अछूता ना रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि कविता पाठन या कविता के बाद हम करते हैं व्याख्या, और उसके बाद हम करते हैं इस पार्ट में या इस कविता में शामिल बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा। इतना ही नहीं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहां पर सॉल्व करते हैं, जो कि लगभग 4-5 सालों की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें इस पार्ट से कौन कौन से प्रश्न आए थे उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको अब 100% फोकस के साथ यहां पर रहना है। तो हम शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कैफी आजमी जी का जीवन परिचय, कि कैफी आजमी जी का जन्म कब, कहां हुआ, क्या इनका वास्तविक नाम कैफी आजमी ही था या ये किसी और नाम से जाने जाते हैं। मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न यदि पठित पद्यांश में आ गया, इनका दूसरा नाम आ गया, इनके द्वारा आपके पाठ में कौन सी कविता लिखी गई है, आप कहोगे बाप रे, ये पाठ तो आप मैडम ने पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया है। अब ध्यान दो, यहां पर क्या है देखिए। अतर हुसैन रिजवी, नाम जानते हैं? नहीं जानते बेटा, कैफी आजमी जी का नाम ही है अतहर हुसैन रिजवी। समझ में आया? ये जो इनका नाम है उससे भी इन्होंने रचनाएं नहीं की हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अतहर हुसैन रिजवी नाम है कैफी आजमी जी का। तो इनका जन्म कब हुआ था? 19 जनवरी सन 1919 को। वाह, कितनी अच्छी तारीख है ना। 19 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ था। अदब की दुनिया में आगे चलकर, अदब मतलब ये साहित्य, हिंदी साहित्य की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। आपने आजमी सरनेम सुना होगा। हाँ, शबाना आजमी, जी हाँ बिल्कुल। तो कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। इन्होंने अपनी रचनाओं को उर्दू में बहुत अच्छे से रचा है, साथ ही साथ हिंदी भी, इनकी हिंदी की कविताएं भी बहुत अच्छी हैं। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी देखा गया है कि अपनी युवावस्था में वे मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। भाई, फिल्मों में भी इनके बहुत सारे सैकड़ों गीत, समझ रहे हो आप? 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, सैकड़ों मतलब कई सौ, कई सौ। सैकड़ों मतलब, सैकड़ा मतलब, एक सैकड़ा मतलब 100, ठीक है? तो सैकड़ों गीत लिखे इन्होंने फिल्मी दुनिया के लिए भी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैफी आजमी का नाम ना केवल हिंदी साहित्य में बल्कि फिल्मी जगत में भी बहुत बहुत मशहूर है। कब हुआ जन्म? 19 जनवरी 1919। वेरी गुड। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए। रुखसत होना मतलब इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो 19 जनवरी सन 1919 से 10 मई सन 2002 तक इनका जीवन काल रहा। कैफी के 5 कविता संग्रह, आप कविता संग्रह जानते हैं बच्चे, जिनमें कई कविताओं का समावेश होता है। तो 5 कविता संग्रह थे, जिनमें झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो। सुना है आपने? मेरी आवाज सुनो, ठीक है।
अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। तो कितने प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं, साथ ही शायरी में भी अव्वल रहे हैं। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आजमी, बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां रही हैं। अब हम चलते हैं इस कविता की ओर जिसका नाम है कर चले हम फिदा। ठीक है, तो कर चले हम फिदा, आपने ये गीत जरूर सुना होगा। अब ये जो कविता है, ठीक है, इसको आप कविता कहें या इसको आप गीत कहें, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कविता या गीत कह सकते हैं। समझ में आया? तो कविता भी कह सकते हैं और गीत भी कह सकते हैं। तो यहां पर जब हम पढ़ेंगे कविता तो आपको एक एक पंक्ति का अर्थ समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको बहुत ध्यान से पूरी देशभक्ति की भावना के साथ इस कविता को सुनना है, इस गीत को सुनना है। क्या लिखा है? कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे वाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा। अब आया याद? हाँ, ये वही गीत है जो 15 अगस्त या 26 जनवरी पर आपने अपने स्कूलों में, अपने आसपास चौराहों पर जब भी झंडा फहराया जाता है, ये गीत सुना है। ये वही गीत है और ये आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, आपके पाठ्यक्रम में ये शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि आप ही आने वाले देश के निर्माता हो। गीत आपने सुना होगा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही उकल के। तो अब आपके मन में भी देशभक्ति की भावना, देश की रक्षा के प्रति भावना, अपने देश, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना आनी चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, हम सब हैं क्या? हिंदुस्तानी, भारतीय हैं हम, हमारी पहचान है भारतीय से। तो अब देखिए बेटा, लिखा है कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये कविता उस समय की है जब चीन और भारत युद्ध हुआ था सन 1962 में। आपको याद होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, है ना, कि चीन और भारत का जब इतना भयंकर युद्ध हुआ था और हमारे सैनिकों के पास हथियारों की कमी पड़ जाने के कारण हमें वो युद्ध हारना पड़ गया था। परंतु फिर भी हमारे देश के नौजवानों ने, देश के कर्णधारों ने एक भी पल के लिए ये नहीं सोचा कि हम अपने प्राणों की रक्षा कर लें और यहां से भाग जाएं। नहीं, उन्होंने क्या कहा? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमने तो अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है मां भारती के लिए, हमने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है अपनी जननी के लिए, मां जगत जननी के लिए। तो अब देशवासियों से अपील करते हुए कहते हैं, देशवासियों को इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि अब आपको तैयार रहना है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। ये जो कड़ी है, ये जो लहर है, वो थमनी नहीं चाहिए। समझ में आया? किस समय की बात है? सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। अब आपने ये देखा होगा, सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, ठीक है, क्यों? क्या देखा होगा? कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी सर्दी हो, जब पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है, वैसी कड़कड़ाती ठंड में भी हमारे वीर सपूत, हमारे वीर सैनिक, हमारे फौजी सीना तान के खड़े रहते हैं। देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए एक पल भी उनके मन में ये हिचक या संकोच नहीं आता कि हम यहां से भाग जाएं या अपने आप की रक्षा करें, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म, उन्होंने अपना धर्म, अपनी मातृभूमि को माना है। तो सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सांस टूट रही है, ठंडी इतनी है कि नब्ज, जो नाड़ी है ना, उसमें रक्त भी जमने लगा है, लेकिन उन्होंने अपने बढ़ते हुए कदम को पीछे नहीं हटाया, हमेशा आगे बढ़ते गए, दुश्मनों को कभी पीठ नहीं दिखाई। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। सरताज हिमालय सुना है, हमारे भारत देश का मुकुट कहलाता है हिमालय, और मुकुट हमारी शान, आन बान, मान सम्मान, गर्व सब कुछ होता है।
ठीक है, तो हमारे भारत देश का मुकुट क्या है? हिमालय। आपने वो सुना होगा ना, कश्मीर की धरती माटी है, सरताज हिमालय है, सुना है? तो अपनी जमी, अपना वतन, अपना चमन, सब एक है। कह दो जमाने से कि हम सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक हैं। तो फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमने कभी भी दुश्मनों को इस पार कदम नहीं रखने दिया, उनके गलत इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया। हमने अपने भारत का मस्तक हमेशा ऊंचा रखा। मरते दम, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब सैनिकों का अंतिम समय आ चुका है। उनके जो सीने हैं वो गोलियों से छलनी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। और वो हम सभी देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि हमने तो अपना कर्म, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य सब कुछ निभा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पर कोई आंच ना आने पाए, दुश्मन या शत्रु हमारा किसी भी तरह से बाल भी बांका ना कर पाए। इसी ऊर्जा के साथ, इसी समर्पण भावना के साथ हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी होगी। एक एक पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा? आया बेटा? तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से कैफी आजमी जी देशभक्ति की प्रेरणा, देशभक्ति का जो एक जज्बा है वो हमारे मन में जगाना चाहते हैं। अब है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। क्या है? जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज नहीं आती। कहने का मतलब कि हमें जिंदा रहने के कोई मौके हैं भाई, आज हमने ये जी लिया, ये पल जी लिया, वो पल जी लिया, लेकिन देश पर मर मिटने के बार बार वो वक्त, वो समय नहीं आता, वो मौका हमें नहीं मिलता। इसलिए यदि हमें देश की रक्षा करते करते यदि हमें कुर्बानी भी देनी पड़े तो हमारे मन में बाल के बराबर भी संकोच नहीं आएगा, हिचक नहीं आएगी। तो क्या लिखा है? जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आगे कवि कैफी आजमी जी कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए हमें कई अवसर मिल जाते हैं, लेकिन देश पर बलिदान, देश पर कुर्बान, देश के लिए शहीद होने के अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। जब हमने ये फौजी वर्दी पहन ली है और जब हमने बंदूक उठा ही ली है कि हम शत्रुओं का नाश करके रहेंगे, तो फिर गम या डर हमारे मन तो छोड़िए, हमारे आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। तो देश भक्त जो रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, जो फौजी रहते हैं, उनमें डर एक रत्ती मात्र का भी डर नहीं रहता। जान, तन, मन सब कुछ समर्पित कर कर बैठ जाते हैं। जब उनकी ट्रेनिंग होती है ना बेटा, मेरे चाचा के लड़के, मतलब मेरे भाई भी हैं फौजी, तो वो जब अपनी बातें बताते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। बाप रे, ऐसा ट्रेनिंग का वो उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के समय हमको कुछ थोड़े से चावल दे दिए और कहा कि अब तुम जाओ, 3 दिन तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो उन चावलों को हमने गड्ढा खोदकर कहीं भी रख दिया कि अभी नहीं खा रहे, बाद में खाएंगे। देखा तो उनमें कीड़े पड़ गए, लेकिन अब क्या करें, खाना पड़ेंगे, खाए। फिर कहीं पार करना है, कहीं से कहीं जाना है, तो आम रास्ते से जाएंगे तो कोई भी शत्रु हम पर नजर गड़ाए बैठा रहेगा। तो जो वो रहते हैं ना गटर की जो नालियां रहती हैं, उनमें से होकर गुजरना पड़ता है। इतनी कठिन तपस्या है ये। तो इतनी कठिन तपस्या के बाद ना उनमें कोई डर बचता है, ना कोई हिचक बचती है, और सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा का एक जुनून, एक ऐसी सकारात्मक सनक सवार हो जाती है कि वो शत्रुओं को तो आंख उठाकर भी नहीं देखने देते।
तो जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब आप सोच रहे होंगे कि कवि ने धरती बनी है दुल्हन क्यों कहा है। तो जिंदा रहने के कई हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अब हुस्न मतलब सुंदरता, इश्क मतलब प्रेम प्यार। हमें लगता है कि हाँ भाई प्रेम हमने जिससे किया उसके प्रति हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। बिल्कुल, प्रेम करना ही है तो देश से करो, प्रेम करना ही है तो मातृभूमि से करो, जिससे आपका वजूद है, जिससे हमारा वजूद है, जिससे हमारा अस्तित्व है। यहां वहां मन भटकाना, इसके लिए रोना उसके लिए हंसना, वहां ये सब व्यर्थता है, ये सब भटकाव है। यदि वास्तव में प्रेम करना है तो ईश्वर परमात्मा और अपने देश या अपनी मातृभूमि से करें। फिर देखिए किस तरह का जज्बा, किस तरह की सकारात्मक सनक अपने आप हमारे मन में जुनून बनकर एकदम तैयार रहेगी। तो वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। जवानी में कहता अरे भाई जवानी है, जोश जवानी का है, कदम भटक गए, लड़खड़ा गए, क्या करें, ये उम्र ही ऐसी है। कोई नहीं है। क्या सैनिकों ने कभी अपने जवानी के दिनों से नहीं गुजरे? क्या आजकल अक्सर ये सुनने में आता ना कि अरे क्या करें, आजकल की जनरेशन को तो ये सोशल मीडिया ने बिगाड़ दिया। अक्सर ये सुनने को मिलता है। तो सोशल मीडिया होता कौन है हमें बिगाड़ने वाला? समझना इस बात को अच्छे से। किसी की मजाल जो हमें बिगाड़ सके, नहीं नहीं नहीं। जब तक हम खुद ना चाहें हमें ना तो कोई बिगाड़ सकता है और ना ही कोई सुधार सकता है। तो अपने आप के मेंटोर, अपने आप के आप मसीहा बनिए, अपने आप के मित्र बनिए। किसी भी तरह से अपने आप को गलत राह या गुमराह मत होने दीजिए। बाकी मार्गदर्शन देने के लिए, सही राह पर चलने के लिए आपके बड़े हैं ना, आपके माता पिता है ना, आपके टीचर्स है ना। जब कभी आपको लगे कि अरे यार बड़ा कंफ्यूजन है, क्या करें क्या नहीं, क्योंकि बेटा अब आप 10वीं में हैं, आपको पता है कि जो काम चुप चुप के किया जाता है, चुपचाप किसी को बताना मत, अरे छुप गए, मतलब वो कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो काम ऐसा करो कि आंख से आंख मिलाकर हम सबसे बात कर सकें। क्यों ऐसा काम करें जिससे हमें नजरें झुकानी पड़े। तो एक बार मेरे ही बच्चे ने पूछा था कि बताइए मामा कि कौन सा काम सही होता है, कौन सा काम गलत। तो मैंने कहा था कि हर काम सही है, सिर्फ गलत वो काम है जब आपको हमसे झूठ बोलना पड़े और आपको हमसे छुपकर कोई काम करना पड़े, मतलब वो गलत है। तो ऐसा काम आप मत करना, क्योंकि गलत या सही काम को परिभाषित कौन करेगा। कोई छोटी सी गलती को भी बहुत बड़ी गलती बता देता है, कोई बहुत बड़ी गलती को भी राई के बराबर समझता है। तो बेटा इतना याद रखिएगा, लाइफ में आगे जाना है आपको और आप उन्हीं में से हैं। वो चांद, वो सितारे हैं जो आसमान को छुएंगे। समझ में आया? तो अपने आप को सही दिशा में ले जाइए। कभी कभी हमारा मन इस चकाचौंध में भटक जाता है, हम थोड़े से आकर्षण की तरफ भागने लगते हैं। तो रोको, अपने आप को रोक लो। यदि हम आकर्षण की ओर गए तो हम वहीं के होकर रह जाएंगे। हमारा अस्तित्व, हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा वजूद, सब कुछ बिखर जाएगा और फिर पछतावे के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये जो समय है, ये जो वर्तमान समय है ना, इसको अपनी मुट्ठी में रखो, अपने आप को वश में रखो, अपने आप पर कंट्रोल रखो। इसलिए कवि ने कहा है कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अरे ऐसी कैसी जवानी जो मातृभूमि के लिए समर्पित ना हो सके। ऐसा कैसा जोश जिसमें अपने देश के मतलब समर्पण भावना ना हो। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे देश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। अब जब कई वीर सपूत बॉर्डर पर, सीमा पर ढौ 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 करके शत्रु सेना आती है और उनको मार कर गिरा देती है, उन्होंने भी गिराया है। वो सुना है ना आपने, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के। ठीक है, जब देश में थी दिवाली हम वो खेल रहे थे होली। लता जी का है ना गीत, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली,
जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कहने का तात्पर्य कि हमें उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को भूलना नहीं है, क्योंकि उनकी कुर्बानी, उनका समर्पण भाव ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो कितने ही वीर सपूत गोलियों से छलनी होकर इस धरती पर खुशी खुशी अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उनका खून बह जाता है, उनका लहू से पूरी धरती लाल हो जाती है। इसलिए कवि ने कहा है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब हम जा रहे हैं, हम तुमसे अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब मातृभूमि दुल्हन बन चुकी है, क्योंकि हमने अपने रक्त से उसको लाल कर दिया है, और अब तुम्हारी बारी है कि तुम हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहो। समझ में आया बच्चों? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, ठीक है। चलो अब है, क्या है आगे? राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। क्या है? राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये कविता है और यही गीत है। आप पाठ में है तो ये कविता है, फिल्मों में है तो ये गीत, ठीक है। समझ में आया? तो राह कुर्बानियों की न वीरान हो, आगे कवि कहते हैं कि जो कुर्बानी दी है हमारे वीर सपूतों ने, उनकी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने देना। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न अब इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। एक बात बताऊं आपको, एक वीर सपूत, एक सैनिक, एक फौजी अपने आप को सबसे ज्यादा खुशनसीब कब समझता है? जब वो सीने पर गोलियां खाता है, मुस्कुराते हुए मां भारती को गले लगाता है कि मां, मैंने जो शपथ ली थी आज वो पूरी हुई। जब वो हंसते हंसते, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, एक शेरशाह मूवी आई थी और भी बहुत सी LOC आई थी, कितनी सारी, ठीक है, बॉर्डर आई थी, कितनी सारी ऐसी देशभक्ति पर आधारित फिल्में हमने देखी हैं। तो जब भी कभी शत्रु हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं तो क्या वो पीठ दिखाकर भागते हैं? बिल्कुल नहीं, हंसते हंसते आगे बढ़ते जाएंगे, 10-10 को मारकर फिर अपने आप को हारने देते हैं। हारने मतलब फिर कहीं जाकर वो कुर्बान हो जाते हैं, और जरा सा भी उनके चेहरे पर डर का भाव नहीं दिखता। ध्यान से देखिएगा, आप फिर से कोई सीन देखिएगा, शेरशाह मूवी, बॉर्डर या कोई सी भी मूवी का आप देखिएगा, जब जश्न जो होता है ना, जब उनको जब वे शहीद होते हैं तो कैसी मुस्कुराहट के साथ वो जाते हैं, अपनी मातृभूमि की जो मिट्टी है ना उसको अपने माथे पर लगा लेते हैं। कई लोग तो, कई सैनिक, कई वीर सपूत, जहां कहीं भी घाव लग जाता है ना, वहां कोई दवा नहीं है, वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा है, अपनी देश की मिट्टी को उठाया और रगड़ लिया। उससे उनमें एक नई ताकत आती है, उससे उनमें एक नई क्षमता आती है, उत्साह आता है और एक जोश आता है। तो ये क्या है? हमारे जो देश की मिट्टी है ना बेटा, वास्तव में उसने इतने सारे गुण हैं कि वो सारे रोगों की दवा है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उस मिट्टी में भी कई प्रकार के रासायनिक खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स का यूज करके उसके गुण धर्म को नष्ट करता जा रहा है। तो राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। जो अलविदा कहकर जा रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो कड़ी चलती आ रही है, क्योंकि शत्रु हम पर हमेशा पैनी नजर गड़ाए खड़ा है, वो एक पल के लिए भी हमसे अपनी नजरें नहीं हटाता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, वो सोचता है कि कैसे ये जरा से इधर उधर और कैसे हम इनकी देश में या मातृभूमि में अपनी सत्ता जमा लें। लेकिन मजाल है अपने वीर सपूतों के होते हुए शत्रु सेना हमारे इस रेखा को, इस लक्ष्मण रेखा को पार कर सके नहीं। तो राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। नए नए काफिले सजाना, काफिले मतलब सेना, समूह, एक सैनिक दल,
इस तरह के सैनिकों का दल हमेशा बना रहना चाहिए, ये कड़ी हमेशा बनी रहनी चाहिए, कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह मतलब जीत, तो फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। कौन से जश्न? जश्न का मतलब क्या होता है बेटा? जश्न का मतलब होता है, बताइए, फंक्शन, कोई भी सेलिब्रेशन। समझ में आया? तो फतह मतलब होता है जीत, फतह, फतह मतलब जीत, जश्न, जश्न मतलब होता है कोई भी सेलिब्रेशन या कुछ भी। तो कहने का तात्पर्य, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। उनका सबसे बड़ा जश्न क्या है? मौत। कहने का मतलब कि उनकी मृत्यु सुमृत्यु है। समझे बेटा कि जब उनके सीने पर वो गोलियां खाते हैं ना, और वो जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती है, उनको सबसे अच्छा लगता है जबकि वो वहीं पर अपने आप को कुर्बान कर दें और उन्हें लगता है कि अब जिंदगी सफल हो गई। इतनी बड़ी देशभक्ति की भावना, इतनी, मतलब बड़ा शब्द भी छोटा लग रहा है, इतनी समर्पण की भावना, इतने मतलब आत्मीयता की भावना अपनी मातृभूमि के लिए। और यही भावना उन्हें हंसते हंसते मौत को गले लगाने पर विवश कर देती है कि जीत का जश्न भी इतना बड़ा नहीं होगा, उस जश्न से बड़ा है कि वो स्वयं अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। समझे? तो फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या है? बांध लो अपने सर से कफन साथियों। कफन मतलब जो मृत्यु के बाद सफेद कपड़ा जब ढका जाता है, मृत्यु के बाद कफन उड़ाया जाता है ना, तो वो जीते जी अपने सिर पर कफन बांध के चलते हैं और दुश्मनों को ऐलान कर देते हैं, दुश्मनों को वार्न कर देते हैं, चेतावनी दे देते हैं कि तुम क्या डरा रहे हो, अरे मृत्यु का भय दिखा रहे हो। हमने तो पहले से ही अपने सर पर कफन बांध के रखा है, हम मौत से डरने वालों में से नहीं है। जाओ अपने आप को पीछे हटाओ और हमारी मां भारती की तरफ आंख उठाकर भी मत देखो। यदि आंख उठाई तो आंख फोड़ देंगे और हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे। ये जुनून, ये जज्बा रहता है हमारे वीर सपूतों में। तो चलते चलते वो यही कहना चाहते हैं, शहीद होते होते वो देशवासियों की तरफ हम सब से यही कहना चाहते हैं कि इतने ही जोश, इतने ही उत्साह, इतने ही समर्पण के साथ आपको मां भारती, मातृभूमि और हमारे देश की रक्षा के लिए कमर कसनी होगी, मतलब तैयार रहना होगा। समझ आया? खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। अब आपको पता ही होगा, रामायण की कथा आपने अच्छी तरह से सुनी है कि सीता हरण कैसे हुआ था। वनवास गए राम लक्ष्मण और सीता जी, अचानक से राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लड़ाई युद्ध होते रहे थे। फिर उनके खर, दूषण, मारीच, अकंपन, कितने ही राक्षसों को उन्होंने मारा। अब एक रावण की बहन थी शूर्पणखा, जब उसने देखा कि अरे ये वनवासी तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो वो लक्ष्मण के पास गई, बोली कि नहीं, पहले वो राम के पास गई कि राम, पहले अपने आप को उसने पानी में देखा, पानी में अपनी छवि दिखाई देती है, वो बड़ी कुरूप दिखी, झुर्रियां दिख रही थी, तो उसने अपने आप को बड़ा सुंदर बनाया। सुंदर युवती का रूप धारण करके वो गई श्री राम के पास और कहती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। श्री राम ने कहा, मेरी पत्नी मेरे साथ है, देवी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, भाई लक्ष्मण से पूछ लो। और राम तो ठिठोली करते ही थे। लक्ष्मण के पास गई, तुम्हारे भैया इसलिए मुझसे विवाह नहीं कर रहे क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ है, तो मुझे मुझसे विवाह करना होगा। तो लक्ष्मण ने कहा, नहीं देवी, मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो श्री राम के चरणों का दास हूं, तुम्हें भी जीवन भर दासी बनकर रहना पड़ेगा, मुझे तो माफ करो, क्षमा करो, मैं विवाह नहीं कर सकता। अब शूर्पणखा ने सोचा, पहले तो राम के प्रति वो आसक्त थी, उसने सोचा इस सुंदर स्त्री के होने के कारण ये मुझसे विवाह नहीं कर रहा है। सीता पर झपट पड़ी, वो अपना असली रूप धारण करके, राक्षसी रूप धारण करके सीता पर झपट पड़ी। और जैसे ही सीता पर झपटी, लक्ष्मण ने आओ देखा न ताओ, अपनी तलवार निकाली और उसकी नाक काट दी। अपनी कटी हुई नाक बचाओ भैया रावण करते हुए रावण के पास पहुंची। रावण ने कहा, शूर्पणखा, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है?
कहा हाँ भैया, कहने को तुम दशानन हो, कहने को इतने बड़े शक्तिशाली हो, एक वनवासी ने मेरी तुम्हारी बहन का ये हाल किया और तुम यहां पर बैठे रहो। नहीं शूर्पणखा, बताओ क्या हुआ है। उसने पूरी कहानी सुनाई और साथ ही साथ रावण को बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों में कहा कि उनके पास सुंदर स्त्री है और वो वन वन भटक रही है, वो तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, लंका की रानी होना चाहिए, महारानी होनी चाहिए। रावण गया वेश बनाकर साधु का, और उसी समय जो मारीच था रावण का मामा, वो सोने का हिरण बनकर सीता के सामने टहलने लगा। अब जैसे ही सोने का हिरण दिखा, सीता जी का मन उस पर मोह हो गया। उन्होंने कहा कि स्वामी मुझे ये हिरण चाहिए। श्री राम ने कहा सीते, ये कोई साधारण मृग नहीं है, ये छलावा है, ये दिखावा है। नहीं नहीं नहीं, आप जाना नहीं चाहते इसलिए मुझे बातें बना रहे हो। लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण, अपनी भाभी अपनी माता सीता का ध्यान रखना, मैं आता हूं। ठीक है, चले गए। अब कुछ देर पश्चात ही लक्ष्मण राम की ही आवाज में जैसे ही राम का धनुष चला और मारीच जो हिरण बनकर घूम रहा था उसको लगा, वो चिल्लाने लगा राम की आवाज में, हाँ लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण बचाओ। सीता जी ने आवाज सुनी तो बोले लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी संकट में। लक्ष्मण ने कहा माता, भैया किसी संकट में नहीं है, ये भी राक्षसों की ही कोई लीला है। अच्छा, तुम अपने भाई की जान बचाना नहीं चाहते इसलिए तुम जाना नहीं चाहते। सीता क्रोधित हो गई, तुम नहीं जा रहे, मैं स्वयं जाती हूं। भाभी मां मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं जा रहा हूं, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा आप पार नहीं करेंगी, इस कुटिया से आप बाहर नहीं जाएंगी। बोले ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्तियों को एकाग्र करके और लक्ष्मण रेखा खींच दी। उस लक्ष्मण रेखा को पार करके कोई भी कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकता था। रावण तभी ताक ही रहा था कि कब लक्ष्मण यहां से जाए, कब सीता अकेली हो और मैं उसका हरण करूं। जैसे ही लक्ष्मण गए, भिक्षाम देही, रावण साधु का वेश धारण करके आता, भवती भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो सीता जी आती हैं और उनको लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही दक्षिणा देती है। क्रोधित हो जाते हैं, एक साधु को तुम घर के भीतर से दक्षिणा दोगी, इससे अच्छा कि मैं भूखा ही लौट जाऊं। अपनी एक्टिंग बताने लगा, नहीं नहीं गुरुदेव आप ऐसा ना करें, मैं स्वयं बाहर आती हूं। और सीता जी से भूल हो गई और वो वापस जैसे ही लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम रखती हैं, रावण सीता का हरण कर लेता है। तो यहां पर जो है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, अपने खून से एक ऐसी लकीर, एक ऐसी रेखा खींच दो कि शत्रु सेना हमारी मां भारती पर आंख उठाकर भी ना देख पाए। समझ में आया बच्चों? खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारी पौराणिक कथाओं में, महाग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्मण रेखा कितनी थी कि उसको पार करके कोई भी नहीं आ सकता था। तो हमारे वीर सपूतों ने शहीद होते समय यह कहा कि तुम भी अपने खून से अपनी सीमा पर लकीर खींच दो कि कोई भी शत्रु सेना या दुश्मन हमारी मातृभूमि पर कदम भी ना रख सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, यदि किसी का हाथ भी इस तरफ आया तो उस हाथ को तोड़ दो। छू ना पाए ना सीता का दामन कोई। मां भारती मातृभूमि को सीता के समान पवित्र कहा है कैफी आजमी जी ने कि ये जो हमारी मातृभूमि है वो सीता की तरह पवित्र है, उसके दामन में कोई दाग नहीं है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हम तो अलविदा ले रहे हैं, हमने तो अपना काम कर दिया है, हमने तो अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मातृभूमि की रक्षा करें मरते दम तक। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखिए हम व्याख्या पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में यह कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। न्यौछावर मतलब समर्पित कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी, हमारी नाड़ियों में खून जम रहा था, सर्दी -डिग्री में पहुंच गई थी, 16 डिग्री तापमान, -16 और भी कम।
कहा ना कि सब कुछ जम गया, सिर्फ पेट्रोल को छोड़कर वहां कुछ भी नहीं है जो पिघला हुआ। तो बॉडी, जो शरीर है, उसका खून भी जमने लगा। उधर से शत्रु सेना आक्रमण किए जा रही है, गोलियां बरस रही हैं, बमबारी हो रही है, फिर भी उन्होंने अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया। फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, मगर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे। अर्थात हिमालय पर दुश्मनों का कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। इस देश की रक्षा का भार अब आप सभी देशवासियों को सौंप रहे हैं। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं। पंक्ति पढ़ी ना, जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी मिलती है। जान देने की रुत रोज आती नहीं। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका खोना नहीं चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। हुस्न, सुंदरता, इश्क, प्रेम, प्रेम का त्याग करना सीखो। ये जो मोह, माया, छल, कपट, दंभ, द्वेष भरा ये जीवन है, कुछ अच्छा सा दिखा हम उसकी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाते, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। हमें लगता है कि हमारे पास हो, वो पल भर का रहता है, हमेशा के लिए नहीं। हमें सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो जो सुंदर दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो सुंदर हो। अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, ठीक है? तो सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, वह जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके, जो अपने देश पर कुर्बान ही ना हो सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते हैं ना, उसी तरह हम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचाकर रखेंगे। उस पर दुश्मनों का एक नजर भी नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि ये हमारा मान, हमारा सम्मान है। शत्रु सेना की कुदृष्टि भी इस भूमि पर नहीं पड़ना चाहिए। सीता के दामन की तरह हमारी मातृभूमि का दामन अर्थात आंचल भी पवित्र है। आगे कहते हैं सैनिक, हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना है। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि ये जो जीत है ना, यदि हम किसी देश से जीत गए, बहुत खुशी हुई, उस खुशी से भी अधिक खुशी होती है जब हम देश के लिए कुर्बान हो गए। ये सैनिक कहते हैं, ये वीर जवान कहते हैं, ये फौजी कहते हैं। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। और गले हम कब मिलते हैं? खुशी के वक्त। जब हम खुश होते हैं तो हम गले मिल जाते हैं। तो जब मौत से गले मिलना मतलब अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। आप देशवासियों को सौंप रहे हैं, अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो। अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आगे सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो, खुद से ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई भी रावण रूपी दुश्मन हमारे देश में कदम भी ना रख सके, इस पार नहीं आने पाए। ठीक है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। अब कहना चाहते हैं कि सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, और अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बेटा अब हम चलते हैं इसी कविता, इसी गीत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस पार्ट से, इस कविता से पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने बेशक किया है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं तो वो एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास होता है कि हाँ, हमने पार्ट को समझ लिया है और अब हम इन उत्तर को दे रहे हैं, उत्तर को दे सकते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में जो एनसीईआरटी प्रश्न रहते हैं वो एज इट इज नहीं आते हैं। प्रश्न वही रहते हैं, लेकिन उनकी रचना, उनके फॉर्मेशन में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस देखकर, वो परिवर्तन देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार, लाली मैम ने ये तो प्रश्न कराया ही नहीं था और कहा था कि हमने सब करा दिया। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, प्रश्न वही होगा, आपको समझ समझ कर पढ़ना होगा और उसके बाद उसका उत्तर लिखना होगा। मैंने कहा था ना एक बार, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है, बताओ जल्दी, क्यों कहा गया है? दुल्हन हमेशा लाल जोड़े में रहती है, तो धरती क्या लाल जोड़ा पहनती है? बिल्कुल। कैसे? जब देश के वीर सपूत शहीद होते हैं, जब कुर्बान होते हैं, तो उनका रक्त पूरी भूमि पर रहता है और ऐसा लगता है जैसे मातृभूमि भारत माता ने लाल चुनरी ओढ़कर रखी हो। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया है, इसलिए धरती को दुल्हन कहा गया है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की गई? पहले आपको पता होना चाहिए काफिला मतलब क्या है। काफिला मतलब दल, समूह, ठीक है, सेना। तो इस कविता में काफिले शब्द सैनिकों के समूह के लिए प्रयोग हुआ है। सैनिक कहते हैं कि यदि वे शहीद हो जाएं तो सैनिकों के अनेक समूह तैयार होने चाहिए ताकि दुश्मन देश में ना घुस सके। अरे घुसने की तो बात छोड़ो, आंख उठाकर भी देख ना सके, इतने अपने आप को तैयार करना होगा, खुद को तैयार करना होगा, मातृभूमि के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा। अगला देखो, वो आगे ना पंक्ति, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर मतलब जो खून बह रहा है उससे हम लेंगे और उसी खून से लकीर खींचेंगे। बात कहते ना, उनकी बात में दम है यार, उनकी बात में तो वजन है। डायलॉग सुने होंगे ना, अरे वो तो ऐसे ही फेंकते हैं, ये भी सुना होगा, उसकी बात पर ध्यान मत देना, वो तो फेंकता रहता है, वो लपेटता रहता है, उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं, उनकी बात में दम है यार। वो एक तो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सॉलिड बोलते हैं। होता है ना, बात में दम, बात में वजन, कोई ऐसा तो नहीं कितने किलो कितने क्विंटल, लेकिन एक बात की भी बात होती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कैफी आजमी? खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। प्राण देने से हिचकिचाना मत। जब कभी हमें प्राणों की आहुति देने का अवसर मिले तो अपने आप के कदमों को पीछे मत करना, अपने आप को डरा हुआ महसूस मत होने देना। इन पंक्तियों में सैनिक भारत की धरती को सीता की तरह मानता है और अपने साथियों से कहता है कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचो ताकि कोई दुश्मन रूपी रावण भारत के आंचल को छू भी ना सके। ऐसी लकीर बना दो हौसलों की, इरादों की, समर्पण की और जज्बा की, उत्साह की, कि मजाल किसी की तरफ की वो सोच भी सके कि हमें इस सीमा के उस पार जाना है। थर्रा उठे, समझ में आया? जो दुश्मन है वो पहले ही कांप उठे कि नहीं 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 भाई, हम नहीं जाएंगे, ये होना है। कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? बेटा ये प्रश्न बिल्कुल बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है क्या, किस इतिहास की कौन सी घटना को याद रखकर इस गीत की रचना की गई है। तो मैंने आपको बताया था कि चीन में जब सन 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था, और इतिहास में बताया है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कि हमारे सैनिकों के पास हथियारों की कमी के कारण हम उस समय हार गए थे। लेकिन हमारे सैनिकों ने हार नहीं मानी थी, अपने आप को तैयार रखा था, अपने आप के प्राणों की आहुति हंसते हंसते दी थी।
कर चले हम फिदा गीत इस भारत चीन युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कैसी लड़ाई लड़ी ये बताता है। जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEF में भारतीय सीमा पर हमला किया तो कई भारतीय सैनिकों ने लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया। इसी युद्ध को आधार बनाकर चेतन आनंद जी फिल्म निर्माता है, उन्होंने फिल्म बनाई हकीकत। ठीक, हकीकत मूवी। इस फिल्म में युद्ध की घटनाओं का बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मार्मिक मतलब एकदम दिल को छूने वाला, मन को छूने वाला। इस फिल्म के लिए मशहूर शायर कैफी आजमी ने कर चले हम फिदा गाना लिखा। यह गीत बहुत ही देशभक्तिपूर्ण है और भारत के लोगों को अपने देश के प्रति भावना और चीन के खिलाफ उनकी लड़ाई को व्यक्त करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर चले हम फिदा जो गीत है वो क्यों लिखा गया था। शौक से नहीं लिखा था। उस समय कैफी आजमी जी ने उस घटना के बारे में सुना, पढ़ा, जानकारी प्राप्त की, देश के सैनिकों की स्थिति को जाना और तब उन भावनाओं से ओतप्रोत होकर ही उन्होंने इस गीत की रचना की। अगला है सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है। सर पर कफन बांधना अर्थात मौत के लिए तैयार हो जाना। मृत्यु के लिए भी तैयार होता है क्या कोई? शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, यहां जाने के लिए तैयार, वहां जाने के लिए तैयार। कोई मौत के लिए तैयार हुआ है क्या? सोच रहे हो कि कैसा प्रश्न पूछ रही है मैम। लेकिन हमारे जो सैनिक है ना वो मौत के लिए भी तैयार रहते हैं, हर पल तैयार रहते हैं। उन्हें मैं तो अपने भैया से मिलती हूं ना, कई प्रश्न कभी समय मिला तो हाँ कुछ ऐसा मौका आया तो बिल्कुल आप लोगों से भी मिलवाने का प्रयास करूंगी कि उनको मौत का जरा सा भी खौफ या डर नहीं रहता। वो डर तो है ही नहीं। डर नाम का जो शब्द है ना वो है ही नहीं। ना अंधकार से, ना कीड़े मकोड़ों से, ना देश के दुश्मनों से, ना रात्रि से, किसी से नहीं। डर है ही नहीं। निडरता, साहस, जोश, उमंग, उत्साह, इस भावना के साथ वो जीवन जीते हैं। तो सर पर कफन बांधना अर्थात मौत के लिए तैयार रहना। तो जो देश के सैनिक रहते हैं वो सर पर कफन बांधते हैं। आम जनता हम और आप क्या करते हैं? सर पर पगड़ी बांधते हैं। शादी में जब जाते हैं तो सर पर पगड़ी बांधते हैं, लेकिन सैनिक सर पर कफन बांधते हैं। क्या हमें डराओगे? अरे हम तो पहले से ही मौत के लिए तैयार हैं। हम अपनी देश में, हम अपनी मातृभूमि पर तुम्हारे कदमों को तो या तुम्हारे पैरों को तो नहीं रखने देंगे। सर पर कफन बांधने का अर्थ है मौत के लिए तैयार होना। सैनिक अपने अंतिम पलों में देशवासियों को सर पर कफन बांधने के लिए कहता है क्योंकि उसने देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए हैं और अब देश की रक्षा का भार देशवासियों पर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब पहुंच गए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, PYQs पर। बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और मस्तिष्क में बसा लेना है, बिठा लेना है। आपको पता है ना पिछले 4-5 साल की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं ताकि आपको बिल्कुल भी इस पाठ से या किसी भी पाठ से संबंधित प्रश्नों के लिए यहां वहां ढूंढना ना पड़े। तो हमने पाठ की व्याख्या कर ली, कविता की पंक्तियों को, एक एक पंक्तियों को समझ लिया। इसी कविता से अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा कर ली और हम PYQs पर पहुंच गए हैं। तो कर चले हम फिदा गीत में कवि देशवासियों से क्या अपेक्षाएं रखता है, हम उसकी अपेक्षाओं पर किस रूप में खरा उतर रहे हैं, तर्क सहित समझाइए। प्रश्न समझ में आया? सुनो, अच्छे से सुनना। कर चले हम फिदा गीत में, ये जो गीत है कर चले हम फिदा, कवि देशवासियों से क्या अपेक्षाएं रखता है। अपेक्षाएं मतलब क्या होता है बेटा? अपेक्षाएं मतलब एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। ठीक है, अपेक्षा मतलब आशा, उम्मीद। समझ में आया? तो क्या आशा रखता है, हम उसकी अपेक्षाओं पर किस रूप में खरा उतर रहे हैं। क्या आशाएं रखता है? कि हम देश के लिए हमेशा तत्पर रहें, समर्पित रहें, किसी भी तरह से हम मातृभूमि पर दुश्मनों की नजर तक ना पड़ने दें, मौत से डरे नहीं, अब एकदम सर पर कफन बांधकर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। इसी तरह की अपेक्षाएं रखता है ना। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
तो यहां पर कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से ये अपेक्षाएं की हैं कि देश की रक्षा विशेषज्ञ सैन्य का ही दायित्व नहीं है। कहने का मतलब कि जो देश की रक्षा का भार ना केवल और केवल जो सेना में भर्ती हैं या सैनिक हैं या फौजी हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि हम ब्लेम करने लगते हैं, अरे सेना में है, फिर भी सेना में तो है, वो देखेंगे, हम क्यों देखें। तो हर एक नागरिक यदि अपने अपने जिम्मेदारियों और अपने अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाएगा ना, तो कोई भी झगड़े, कोई भी जो ऊट-पटांग हरकतें होती है ना, वो भी नहीं होंगी। हमें कमर कसकर तैयार रहना होगा कि हमारे देश के साथ शत्रु देश गंदी नजर भी ना डाल सके। और यदि हमारे देश में इस तरह के व्यक्ति हैं तो उन्हें बिल्कुल क्या देश निकाला दे दिया जाए या उन्हें एक बार समझाइश दे दी जाए, उनके मन में भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न की जाए, पैदा की जाए। क्योंकि हर एक नागरिक आखिर है तो एक इंसान ही ना, इंसान है तो उसमें भी इंसानियत होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से ये अपेक्षाएं की हैं कि देश की रक्षा विशेषज्ञ सैन्य का ही दायित्व नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी यह कर्तव्य है। वे लोग जिन्होंने अपनी स्वार्थ चिंता को छोड़कर देश के विकास में योगदान दिया, त्याग एवं बलिदान के लिए तैयार रहे, वही सच्चे देशभक्त होते हैं। हमें स्वार्थी और असामाजिक तत्वों को समझकर उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि सभी नागरिकों के दिल में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। कभी कभी कुछ गुमराह हो जाते हैं, कभी रास्ते से भटक जाते हैं, तो हमें ये नहीं कि बस डांटा फटकारा परिष्ट कर दिया उन्हें। हर इंसान में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है, हमें उसको समझाना होगा, उसे उस रास्ते से वापस लाना होगा, ताकि बहुत अच्छे से वो भी अपने कर्तव्यों को समझ सके। वो भी हिंदुस्तानी है, उसने भी इसी धरती में जन्म लिया है, उसकी मां ने भी उसके जन्म उत्सव पर ढेर सारी खुशियां मनाई होंगी, इतना गर्व महसूस किया होगा कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा। क्या कभी कोई मां चाहती है कि उसका बच्चा गुमराह हो जाए? कभी कोई मां चाहती है कि उसका बच्चा बड़े होकर उसका ही शत्रु बन जाए? कभी 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 नहीं, नेवर। इसलिए हम सबको एकजुट होकर कार्य करना होगा, मां भारती के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा और दुश्मनों से हमेशा सावधान रहना होगा, हमेशा दुश्मनों के समक्ष सीना तान के खड़े होना होगा। अगला है, कर चले हम फिदा कविता के आधार पर बताइए कि सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों को मरते दम तक किस बात पर गर्व है और क्यों? कितना अच्छा प्रश्न है। कर चले हम फिदा जो कविता है उसके आधार पर हमें बताना है कि सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों को मरते दम तक किस बात का गर्व है और क्यों। वो मर रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, कुर्बानी का समय बिल्कुल निकट है, उनकी शहादत का समय आ चुका है, लेकिन फिर भी उनके मन में गर्व है, प्राउड है। क्यों? किस बात का गर्व है भाई? सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक गर्व से कहते हैं कि उन्हें देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी इतनी है कि वे देश पर मर मिटने का भी एक मौका नहीं खोना चाहते। उनका यह मानना है कि एक सच्चा सैनिक अपनी जवानी को तभी सार्थक मानता है जब वह शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दे और उसके खून की एक एक बूंद देश के काम आए। समझ में आया? एक एक बूंद देश के काम आए। उन्हें अपनी जान देश पर कुर्बान करने का गर्व है, क्योंकि वे आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति, किस बात का गर्व है बेटा? अपनी जान देश पर। किस बात का गर्व है? उन्हें अपनी जो है आने वाली, उन्हें अपनी जान देश पर कुर्बान करने का गर्व है और वे आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति, देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना जागृत करना चाहते हैं। ठीक है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। और भारतवासियों के मन में साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना उजागर करने का प्रयास भी करते हैं। वे कहना चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में,
किसी भी स्थिति में वे शत्रुओं से डर कर तो नहीं भागेंगे, कभी भी पीठ तो नहीं दिखाएंगे। पीठ दिखाना मतलब भीरुता, डरपोक। और देश के वीर सपूत जो रहते हैं, सैनिक जो रहते हैं, उनमें डर नामक शब्द होता ही नहीं, उनके मन में भी और मस्तिष्क में भी। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि बलिदानी और वीर भारतीय युवकों से क्या अपेक्षा करते हैं और क्यों। कवि जो है वो बलिदानी और वीर भारतीय युवकों से क्या अपेक्षा करते हैं। प्रश्न वैसा ही है, घुमाकर दे दिया। समझ में आया कि वो क्या उम्मीद रखते हैं वीर भारतीयों से। अभी भी यही पूछा था कि वो क्या अपेक्षा रखते हैं। प्रश्न सेम सा ही है, बस फ्रेमिंग थोड़ी अलग कर दी, संरचना में थोड़ा सा अंतर आ गया। तो आपको जो प्रश्न की संरचना है या फ्रेमिंग है उसको देखकर घबराना नहीं है, जरा भी भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, जरा भी भ्रमित नहीं होना है। समझिए उस प्रश्न को कि जब उस कर चले हम फिदा कविता का ही है तो अच्छा कवि, क्योंकि कवि ने ही तो लिखा है ये सब कुछ, कवि क्या अपेक्षा रखते हैं। कवि क्या अपेक्षा, वो तो सैनिक रखते थे। अरे बाबा, लिखी तो कवि ने है ना, सैनिकों की जवानी में लिखी है, जुबान में लिखा है, लेकिन शब्द किसके हैं, कवि के। ठीक है, कविता के आधार पर बलिदानी वीर भारतीय युवकों से अपेक्षा करते हैं कि जो बलिदानी हैं, जो शहीद हो रहे हैं, शहीद होने वाले, ठीक है, वीर भारतीय युवकों से क्या अपेक्षा करते हैं और क्यों। कविता के आधार पर बलिदानी वीर भारतीय युवकों से अपेक्षा करते हैं क्योंकि न्याय और मर्यादा की स्थापना का संकल्प धारण कर सकें तथा मातृभूमि की रक्षा प्रत्येक देशवासी का धर्म होना चाहिए। भारतीय युवकों से यह अपेक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का धर्म है। प्रत्येक देशवासी का धर्म है, ना केवल किसी एक खास ग्रुप। ऐसा नहीं कि वो उस ग्रुप में शामिल है, वो सुरक्षा रेस्क्यू टीम में है, या वो ही उनको ही बस सौंप देते हैं, वो जाने उनका काम जाने। नहीं नहीं नहीं, अधिकारों की बात हम बड़े जोर जोर से करते हैं, हमें ये अधिकार चाहिए, हमारे ये अधिकार हैं। यदि अधिकारों की हम बात कर सकते हैं तो क्या कर्तव्यों की बात नहीं कर सकते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारे उत्तरदायित्व हैं, सब भूल जाते हैं। याद रहता है तो सिर्फ अधिकार। अरे अधिकारों को जरा साइड में रखो, अपने कर्तव्यों को तो समझो। जब हम कर्तव्यों को समझेंगे तो अधिकार तो अपने आप हमें पीछे पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो कविता के आधार पर बलिदानी वीर भारतीय युवकों से अपेक्षा करते हैं क्योंकि न्याय और मर्यादा की स्थापना का संकल्प धारण करें तथा मातृभूमि की रक्षा प्रत्येक देशवासी का धर्म होना चाहिए। भारतीय युवकों से यह अपेक्षा की जाती है क्योंकि मातृभूमि की रक्षा प्रत्येक भारतवासी का धर्म है। सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही हमारे मनुष्य जीवन का कर्तव्य नहीं है। हमने एक और कविता पढ़ी है ना आपके ये कोर्स में, मनुष्य है कि वो जो मनुष्य के लिए मरे, नहीं तो पशु प्रवृत्ति हो गए। यदि हम सिर्फ अपना ही पेट पाल रहे हैं, सिर्फ खुद ही खुद अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, तो लानत है हमें अपने मनुष्य जीवन पर। कर चले हम फिदा कविता का प्रतिपाद्य लगभग 100 शब्दों में लिखिए। वर्ड लिमिट दी है, शब्द सीमा दी है कि कर चले हम फिदा जो कविता है वो किस पर आधारित है, कैफी आजमी क्या कहना चाहते हैं, कविता के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है, देशवासियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, ये सब कुछ। तो कर चले हम फिदा कविता का प्रतिपाद्य प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करते हैं कि वीर सैनिक देश के गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, वीर सैनिक देश के गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। देश की भावी पीढ़ी को भी शत्रुओं से देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। देशवासी राम लक्ष्मण के समान वीर हैं। यह देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब हम देश के गौरव की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए सदा उद्यत रहें। उद्यत का अर्थ होता है, क्या होता है, तैयार, तत्पर। ठीक है बेटा, तत्पर मतलब हमेशा रेडी रहना है हमें
किसी भी तरह से हमें ये नहीं कि अरे कर लेंगे। फिर वही कबीरदास जी का दोहा जाता है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। नव युवकों से आशा करता है कि वे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए शत्रुओं का संपूर्ण विनाश करेंगे। शत्रुओं के सामने आपने वो सुना है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। कर चले हम फिदा कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए उसका प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कर चले हम फिदा कविता यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। कर चले हम फिदा कविता देश के सैनिकों की भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? सैनिकों की भाषा में, जो कि उनकी देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। ये कभी अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इन्हें अपने प्राणों को ही अर्पित क्यों ना करना पड़े। साथ ही इन्हें अपने आने वाली पीढ़ियों से अपेक्षाएं हैं कि वे उनके शहीद होने के बाद इस देश के दुश्मनों से डटकर मुकाबला करें। वे कह रहे हैं कि उन्होंने अंतिम क्षण तक रक्षा की, अब ये जिम्मेदारी आप पर है। देश के मौके, जान देने के मौके बहुत कम आते हैं, ये क्रम कभी नहीं टूटना चाहिए। सुन लीजिए ध्यान से, जो देश के वीर सपूत हैं, जो देशवासी हैं, जो सैनिक हैं, वो कवि ने ये कविता किस भाषा में लिखी है? सैनिकों की ओर से, कि सैनिक अंतिम सांस लेते वक्त सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। तो वो ये कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जान ही क्यों ना चली जाए, शत्रुओं को अपनी सीमा में प्रवेश तक नहीं करने देना है। ठीक है, कि उनकी देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। अपने देश की मान सम्मान की रक्षा करते हुए कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? बहुत बढ़िया। कर चले हम फिदा कविता में किस प्रकार की मृत्यु को अच्छा कहा गया है और क्यों? क्या मृत्यु भी अच्छी होती है? बिल्कुल होती है। ऐसा क्या? बिल्कुल, मृत्यु भी अच्छी होती है। कैसी अच्छी होती है? तो किस प्रकार की मृत्यु को अच्छा कहा गया है और क्यों? इससे कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन हम तो मानते हैं कि अरे यार मृत्यु हो गई, दुखी हो जाते हैं, रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं। हमारे संबंधियों को, हमारे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनको, नाते रिश्तेदारों को बहुत दुख होता है। यहां तक कि अपने शरीर को सुखा लेते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मृत्यु भी अच्छी होती है। ये बात हमें ध्यान रखना है कि हमारा जन्म और मृत्यु हमारे वश में तो नहीं है। तो क्यों ना, जब मृत्यु अटल है, मृत्यु आनी ही है, तो क्यों ना मृत्यु को सुमृत्यु में बदल लिया जाए। क्यों ना मृत्यु, मर गए हम, लेकिन क्यों ना हम अमर कहलाएं। कितने ही शहीद हुए हैं, कितनों ने शहादत दी है देश के लिए, लेकिन वो अमर हो गए। क्या सब लोगों को याद करते हैं? जितने भी लोग यहां पर आए और वो चले गए, क्या हम सबको याद करते हैं? ना, नहीं। किसको याद करते हैं? जो कुछ अपने देश के लिए कर गए हैं, जिन्होंने अपने देश पर अपने आप को समर्पित कर दिया, जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, जिन्होंने स्वयं का ही बलिदान दे दिया। ठीक है, दधीची ऋषि हुए, दानवीर कर्ण हुए और महाराजा शिबी हुए, जिन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान में दे दिया। ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों से वज्र का निर्माण करवा दिया। तो उतना महान त्याग तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम अपने अपने स्थान पर रहकर अपने अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा सके। समझ में आया? तो कर चले हम फिदा कविता में युद्ध भूमि में लड़ते समय, सैनिक की देश की रक्षा करते समय होने वाली मृत्यु को अच्छी मृत्यु कहा गया है। उसने कहा है ना, जश्न फतह का जश्न, इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जब सैनिक देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, तो उनको ये पल, ये समय
सबसे सबसे खुशी देता है, सबसे अधिक। कर चले हम फिदा कविता में, युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते, युद्ध भूमि में लड़ते समय सैनिक की देश की रक्षा करते समय होने वाली मृत्यु को अच्छा कहा गया है। इससे कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जब देश पर कोई विदेशी आक्रमणकारी चढ़ गया हो तब हमें जी जान लगाकर देश की रक्षा करनी है। और तभी तो कहा है कि गोलियां सीने पर खाते हैं, पीठ नहीं दिखाते। हम हिंदुस्तानी हैं, हार नहीं मानते। समझ में आया कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। और हमने ठान लिया है कि हम अपने देश पर शत्रुओं की नजर तक नहीं पड़ने देंगे, उनकी कुदृष्टि तक नहीं पड़ने देंगे। ये जज्बा, ये जुनून, ये सकारात्मक सोच ही उन्हें महान बनाती है। तभी तो उनकी शहादत पर, उनकी कुर्बानियों पर, उनकी वीरता पर अनगिनत गीत लिखे गए हैं, अनगिनत फिल्में बनी गई हैं। मैंने जैसा कहा कि आप फिर से वो सीन देखिएगा जहां पर दुश्मन धड़ो धड़ो धाए 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 गोली चल रही हैं और हमारे वीर सैनिक हंसते हुए अपने सीने पर गोलियां झेल रहे हैं। यहां लग गई, वहां लग रही, लेकिन डर कर भाग नहीं रहे। ठीक है, चले जा रहे हैं और अपने देश का जो अपना तिरंगा झंडा है उसको फहरा कर ही दम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में मां भारती के प्रति स्नेह है, समर्पण है। तो ये दिखाता है कि अपने कर्म के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए। जब हम अपने कर्म के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमें अपने आप का परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, हम जिए या मरे हमें उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से देशभक्ति की भावना को आपने सुना, समझा और आई होप, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से अपने अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। और इतना ही नहीं, इस कविता की हर एक पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आ गया है। आप बोर्ड परीक्षा में चाहे टेढ़े मेढ़े करके किसी भी तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई होगी, आप उस प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत बहुत अच्छे से उसका उत्तर लिख कर आएंगे, बहुत अच्छी भाषा में। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ कहती हूं बाय बाय, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।